हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लगान का आधुनिक सिद्धांत मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, हमने रिकार्डो के लगान सिद्धांत का विश्लेषण देखा था। हमने देखा था कि रिकार्डो ने अपने लगान सिद्धांत में लगान को केवल भूमि के संदर्भ में ही परिभाषित किया था और रिकार्डो कहते हैं कि भूमि में सीमितता, अगतिशीलता और उपजाऊपन में भिन्नता का विशिष्ट गुण विद्यमान रहता है और इसलिए भूमि को लगान प्राप्त होता है। लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार उत्पत्ति के अन्य साधनों में भी भूमि की भांति सीमितता, अगतिशीलता आदि गुण अर्थात भूमि तत्व लैंड एलिमेंट कम या अधिक रूप में विद्यमान रहता है। इसलिए आधुनिक अर्थशास्त्री लगान का विश्लेषण केवल भूमि के संदर्भ में ही ना करके उत्पादन के सभी साधनों के संदर्भ में लगान का विश्लेषण करते हैं। विद्यार्थियों, आजकल प्रत्येक उत्पादन के साधन के कुल भुगतान को दो भागों में बांटा जाता है। पहला स्थानांतरण आय, जिसको हम विकल्प आय या अवसर लागत के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा आर्थिक लगान। विद्यार्थियों, किसी भी उत्पादन के साधन को उसके प्रयोग में बनाए रखने के लिए कम से कम उसे इतना अवश्य मिलना चाहिए जितना कि वह अपने वैकल्पिक उपयोग में प्राप्त कर सकता है। तो जो स्थानांतरण आय है वह किसी भी साधन के लिए उस राशि को सूचित करता है जो उस साधन को अन्य उपयोग में जाने से रोकती है। तो यह वैकल्पिक आय है जिसे साधन अन्य वैकल्पिक रोजगार में प्राप्त कर सकता है। तो उसे वर्तमान व्यवसाय में, वर्तमान प्रयोग में बनाए रखने के लिए कम से कम उसे इतना राशि अवश्य मिलनी चाहिए जो कि वह अपने वैकल्पिक रोजगार में प्राप्त कर सकता है। लेकिन यदि वह वर्तमान में अपने वैकल्पिक उपयोग की तुलना में ज़्यादा आय अर्जित कर रहा है, वेतन या मजदूरी प्राप्त कर रहा है, तो उस साधन को भी आर्थिक लगान प्राप्त होगा। इसलिए सामान्यतः साधनों की यदि वर्तमान वास्तविक आय वैकल्पिक आय से जितनी अधिक होगी उतना ही उस साधन का लगान अधिक होगा। तो हम आधुनिक विचारधारा के अनुसार आर्थिक लगान को इस सूत्र के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। आर्थिक लगान इज इक्वल टू वर्तमान आय माइनस स्थानांतरण आय, जिसको हम विकल्प आय या अवसर लागत भी कह सकते हैं। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मैंने आगे एक टेबल दर्शाई हुई है जिसमें हम वर्तमान आय और स्थानांतरण आय और आर्थिक लगान के जो कंसेप्ट हैं उनको अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे। तो 3 कॉलम आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रथम कॉलम में वर्तमान आय, जो कि कोई साधन, वह श्रम हो सकता है, साहस हो सकता है या पूंजी हो सकती है, वह वर्तमान अपने प्रयोग में जो प्राप्त कर रहा है प्रथम कॉलम में वह दर्शाया गया है। दूसरे कॉलम में उस साधन की वैकल्पिक आय या जो अपने वैकल्पिक व्यवसाय में प्राप्त कर सकता है वह दर्शाया गया है, जिसको हम स्थानांतरण आय कह रहे हैं, ट्रांसफर अर्निंग कहते हैं। और तीसरा जो कॉलम है वह 1 - 2 यानी 3, कॉलम नंबर 3 को हमने कॉलम नंबर 1 में से 2 को घटाकर प्राप्त किया हुआ है
और यह आर्थिक लगान को व्यक्त कर रहा है। मान लीजिए उत्पादन के साधन को वर्तमान प्रयोग में, वर्तमान व्यवसाय में 2,000 रुपये प्राप्त हो रहे हैं और मान लीजिए हम 4 स्थितियाँ ले सकते हैं। मान लीजिए एक स्थिति में उसे स्थानांतरण आय 2,000 रुपये ही मिल रही है, तो इस केस में उसका आर्थिक लगान 0 होगा। दूसरी स्थिति ऐसी हो सकती है कि वह उत्पादन का साधन किसी एक प्रयोग के लिए ही विशिष्ट है, उसकी स्थानांतरण आय 0 है। उस केस में उस साधन का जो वर्तमान जो आय है वह संपूर्ण आर्थिक लगान को व्यक्त करेगी। तीसरी स्थिति हम ले सकते हैं कि मान लीजिए उसकी विकल्प आय या स्थानांतरण आय से 1,500 रुपये प्राप्त हो रही है, तो यहाँ पर आर्थिक लगान 500 रुपये होगा। मान लीजिए हम इसको इस रूप में देख सकते हैं कि एक घरेलू नौकर है, उसे मान लीजिए काम करने पर 2,000 रुपये प्रति माह मिल रहे हैं, लेकिन यदि वह घरेलू नौकर का कार्य छोड़ दे और कोई दूसरा काम करे, मान लीजिए वह चौकीदार का काम करता है, वॉचमैन का काम करता है, वहाँ पर उसे मान लीजिए 1,500 रुपये मिलते हैं, तो उस केस में उसकी वर्तमान आय 2,000 रुपये है और उसकी विकल्प आय 1,500 रुपये है और लगान 500 रुपये होगा। स्थिति 4 यह भी हो सकती है कि साधन को विकल्प आय 3,000 रुपये प्राप्त हो, उसकी स्थानांतरण आय 3,000 रुपये हो, तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों साधन अपने वैकल्पिक उपयोग में चला जाएगा, क्योंकि उसे वर्तमान प्रयोग में कम आय प्राप्त हो रही है, उसके वैकल्पिक उपयोग में उसे ज़्यादा इनकम प्राप्त हो रही है, तो वह वर्तमान व्यवसाय को छोड़ देगा और अपने वैकल्पिक व्यवसाय में चला जाएगा और वैकल्पिक व्यवसाय में पहुंचते ही वहाँ उसकी जो स्थानांतरण आय है वो वह वर्तमान आय हो जाएगी और 2,000 रुपये उसकी स्थानांतरण आय हो जाएगी और लगान यहाँ पर 3,000 माइनस 2,000 इक्वल टू 1,000 रुपये उसे लगान प्राप्त होने लग जाएगा। तो इस प्रकार आधुनिक मत के अनुसार एक साधन की वर्तमान आय और स्थानांतरण आय का अंतर लगान कहलाता है और यह उत्पादन के साधन भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध, उद्यम किसी को भी प्राप्त हो सकता है। तो विद्यार्थियों आधुनिक विचारधारा के अनुसार जो लगान है वह वर्तमान आय और स्थानांतरण आय का अंतर है। जैसा कि श्रीमती जॉन रॉबिन्सन कहती हैं कि लगान के विचार का सार यह है कि यह एक उत्पादन के साधन के विशिष्ट भाग द्वारा अर्जित वह आधिक्य होता है जो इसको काम करने की प्रेरणा देने के लिए आवश्यक समझे जाने वाली न्यूनतम राशि से अधिक होता है। यानी इसको हम यह कह सकते हैं कि किसी साधन को वर्तमान प्रयोग में बनाए रखने के लिए जो उसे न्यूनतम राशि तो कम से कम इतनी मिलनी चाहिए जो कि उसे वैकल्पिक प्रयोग में प्राप्त कर सकता है, और यदि वह वर्तमान में अपने वैकल्पिक प्रयोग से अधिक आय प्राप्त करता है तो वह अधिक आय ही लगान कहा जाएगा। विद्यार्थियों यहाँ पर आधुनिक विचारधारा के अनुसार लगान उत्पन्न होने का कारण साधन की उत्पत्ति के साधन की विशिष्टता है। यानी आधुनिक विचारधारा के अनुसार लगान की उत्पत्ति साधनों में विशिष्टता के कारण उत्पन्न होती है, यानी लगान विशिष्टता का परिणाम है। तो कहने का मतलब ये है कि उत्पत्ति के साधन को लगान उस स्थिति में प्राप्त होता है जब उसकी पूर्ति सीमित अथवा लिमिटेड अथवा बेलोचदार होती है। यानी उसकी पूर्ति
पूर्णतया लोचदार से कम है, लेस देन परफेक्टली इलास्टिक है। जब उत्पादन के साधन की पूर्ति पूर्णतया लोचदार से कम होती है तो वह साधन विशिष्ट माना जाता है और पूर्णतया लोचदार पूर्ति वाले साधन को लगान प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वह साधन विशिष्ट ना होकर अविशिष्ट हो जाता है। तो इसलिए अर्थशास्त्री कहते हैं कि विशिष्टता किसी साधन का एक गुण होता है और अल्पकाल में साधन विशिष्ट होता है, हालांकि दीर्घकाल में भी कुछ सीमा तक उसमें विशिष्टता का गुण रह सकता है। वैसे देखा जाए तो विद्यार्थियों, तो कोई भी साधन ना तो पूर्ण रूप से विशिष्ट होता है, ना ही पूर्ण रूप से अविशिष्ट होता है। इसलिए उत्पत्ति के सभी साधनों को लगान तब प्राप्त होता है जब उसमें विशिष्टता का गुण हो, यानी उसकी पूर्ति लेस देन परफेक्टली इलास्टिक होती है। हम इन तीनों परिस्थितियों को रेखा चित्र के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहली स्थिति दिखाई गई है जिसमें उत्पादन के साधन की मांग और साधन का पूर्ति वक्र डी साधन का मांग वक्र है, एस साधन का पूर्ति वक्र है। दोनों इस P बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं। साधन की कीमत OS निर्धारित होगी और यहाँ पर जो साधन है उसकी जो पूर्ति वक्र है वह पूर्णतया लोचदार है, यानी कहने का मतलब ये है कि फर्म चालू कीमत पर साधन की जितनी चाहे मात्रा प्राप्त कर सकती है और यहाँ पर आर्थिक लगान शून्य होगा, क्योंकि इस स्थिति में साधन को वर्तमान में जो राशि दी जा रही है वह वही राशि है जो कि उसे वास्तव में दी जानी चाहिए, ताकि उसे अन्य प्रयोग में जाने से रोका जा सके। तो विद्यार्थियों, यहाँ उत्पादन के साधन का पूर्ति वक्र पूर्णतया लोचदार है, ये शून्य लगान की स्थिति है। हम दूसरी स्थिति देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि साधन का जो पूर्ति वक्र है वह पूर्णतया बेलोच है। जो पूर्ति वक्र है वह वर्टिकल या लंबवत खड़ी रेखा है। डी मांग वक्र है साधन का, और इस केस में साधन का पूर्ति वक्र पूर्णतया लगान है। साधन की जो प्रति इकाई कीमत है वह OM या PS है और यहाँ पर कुल जो आयत जो ये OSMP जो आयत दिखाई दे रहा है, ये पूरा आयत उस साधन का लगान होगा, यानी OSPM की राशि आर्थिक लगान के बराबर है, क्योंकि कीमत कम करने पर भी साधन किसी वैकल्पिक उपयोग में नहीं जाता है। यहाँ पर स्थानांतरण आय शून्य है। तो ये मतलब सारी राशि यहाँ पर साधन की लगान को सूचित कर रही है। OSMP जो राशि है ये पूरा आयत साधन की लगान है। यहाँ पर स्थानांतरण आय शून्य की स्थिति है। विद्यार्थियों, तीसरी स्थिति है जिसमें साधन का पूर्ति वक्र ऊपर की ओर जाता हुआ है। SS आपको पूर्ति वक्र दिखाई दे रहा है। इस SS पूर्ति वक्र और जो साधन का मांग वक्र है DD साधन का जो मांग वक्र है, दोनों R बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं, इसलिए RQ प्रति इकाई साधन कीमत है, यानी OP या QR जो प्रति इकाई कीमत है। साधन की जो कुल आय है वह OPRQ होगी और इसमें से जो PSR, इसमें से जो ये PSR जो ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है वह साधन की के लिए आर्थिक लगान है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर साधन का जो स्थानांतरण आय है
स्थानांतरण आय OSRQ है, यानी पूर्ति वक्र के नीचे का भाग ये साधन का स्थानांतरण आय है। और जो ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है PSR ये आर्थिक लगान है। और साधन की जो कुल आय है OPRQ है, इसलिए OPQR में से OSRQ राशि निकालने पर आर्थिक लगान की राशि शेष बचती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर साधन का जो पूर्ति वक्र है वह पूर्णतया लोचदार नहीं है। तो एक साधन का पूर्ति वक्र जितना अधिक लोचदार होगा उसकी आय में स्थानांतरण आय का अंश उतना ही अधिक होगा और आर्थिक लगान उतना ही नीचा होगा। और एक साधन का पूर्ति वक्र जितना बेलोच होगा वहाँ पर शून्य स्थानांतरण आय की स्थिति होगी। और यदि पूर्ति वक्र ऊपर की ओर उठता हुआ है तो उस स्थिति में साधन की आय में स्थानांतरण आय और आर्थिक लगान दोनों का हिस्सा होगा। तो एक साधन की कुल आय में कितनी स्थानांतरण आय होगी, कितना लगान का भाग होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि साधन की पूर्ति लोच किस प्रकार की है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार साधन की स्थानांतरण आय और उसके वर्तमान आय के बीच में जो अंतर है वह लगान होता है। विद्यार्थियों, अब हम ये देख सकते हैं कि आधुनिक लगान सिद्धांत रिकार्डो के सिद्धांत से किस प्रकार बेहतर है। या हम देख सकते हैं कि आधुनिक लगान सिद्धांत का यदि हम इवैल्यूएशन करें तो हमने देखा कि ये एक व्यापक और सामान्य सिद्धांत है। यानी लगान का जो आधुनिक सिद्धांत है वह केवल भूमि के संदर्भ में ही लागू नहीं होता, बल्कि आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार लगान उत्पत्ति के सभी साधनों को प्राप्त हो सकता है। और आधुनिक सिद्धांत के अनुसार लगान का जो निर्धारण है साधन की मांग और पूर्ति पर निर्भर करता है। हमने देखा ही है कि जिन साधनों की पूर्ति पूर्ण लोचदार से कम होती है उन्हीं साधनों के स्वामियों को अतिरिक्त आय के रूप में लगान प्राप्त होती है। तो ये सिद्धांत रिकार्डो के लगान सिद्धांत से बेहतर है। और यहाँ पर साधन की जो आय है, हमने साधन की आय को दो भागों में बांटकर देखा था, उसकी स्थानांतरण आय और उसका आय में लगान तत्व, आर्थिक लगान का तत्व। तो साधन की आय को इस प्रकार दो भागों में विभाजित करना भी आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये विभाजन करारोपण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस साधन की आय में लगान तत्व जितना अधिक होगा उस पर अधिक कर भार, टैक्स बर्डन डाला जा सकता है। तो इस प्रकार करारोपण की दृष्टि से भी ये सिद्धांत उपयोगी है। तो इस प्रकार लगान का जो आधुनिक सिद्धांत मांग पूर्ति पर आधारित एक सामान्य सिद्धांत है। और इसके अनुसार लगान उत्पत्ति के साधनों की विशिष्टता का भुगतान है। और साधनों की पूर्ति सीमित होने पर या बेलोचदार होने पर या पूर्ण लोचदार कम होने पर लगान उत्पन्न होता है। और भूमि के समान उत्पत्ति के अन्य साधनों की पूर्ति भी पूर्ण लोचदार से कम होने पर उन्हें लगान प्राप्त होता है। तो मैं समझती हूँ विद्यार्थियों, आपको लगान का आधुनिक सिद्धांत समझ में आ गया होगा। अभी के लिए इतना ही पर्याप्त है। थैंक यू।